इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो दो चीजें हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में मेन, क्या क्या, एक क्रेब्स साइकिल और एक ईटीएस। ईटीएस का क्या रोल है? हमने जो क्रेब्स साइकिल में FADH2 और NADH2 बनाए, NADH और FADH2 बनाए हैं, उसके बदले हमें क्या चाहिए? ATP चाहिए। तो हम ATP लेने के लिए इसके पास आए हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर तुम लिखोगे NADH। तो अगर इसका अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन क्या आएगा? राइट शॉर्ट नोट ऑन, क्योंकि ये डायरेक्ट टॉपिक्स हैं तो ये तो इंपॉर्टेंट है। राइट शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसका एक और नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और ये शब्द तुमने पहले भी सुना है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, उसमें भी फॉस्फोराइलेशन होता था, और फॉस्फोराइलेशन जो होता था दैट वाज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम सनलाइट, किससे? सनलाइट की हेल्प से। और ये होता था फोटो सिस्टम 1 से, जब फोटो सिस्टम 2 पे इलेक्ट्रॉन जा रहा होता था Z स्कीम में, तो ETS वहां पे भी आता था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उससे ATP बन जाता था। क्या बन जाता था? ATP। तो ये उस वाले ATP जनरेशन को बोलते हैं जो फोटोसिंथेसिस में, उसके नाम में ही फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। वो क्या होता है? फोटोफॉस्फोर। यहाँ पे भी ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, पर लाइट की प्रेजेंस में नहीं हो रहे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहे हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही बुरे हैं, है ना, और इनको बार बार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक बार करने के बाद अब लगता है कि फोटोसिंथेसिस गया दिमाग से, फिर रेस्पिरेशन करोगे, तो इन्हीं दो के बीच में तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी, तभी जाके ये दिमाग में बैठेंगे। ठीक है, तो राइट शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसके अंदर है क्या? NADH एंड H लिख लो, NADH H+ and FADH2 produced from the Krebs cycle are oxidized, produced from Krebs cycle are oxidized through the electron transport system, and electrons are passed on to O2, and electrons are passed on to O2 to give H2O, yeah, for formation of H2O. The metabolic pathway through which the electron passes, the metabolic pathway through which electron passes from one carrier to another, electron passes from one carrier to another is called electron transport system. तो ये पूरी जो चेन ऑफ सिस्टम्स आएगी, एक कैरियर दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एंड में कौन लेके जाएगा? H2O या O2 लेके जाएगा। ये पूरी की पूरी सीक्वेंस को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, ETS। ठीक है, बनाएं ETS।
ये ETS होता कहाँ पे है? इट अकर्स इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, या इट अकर्स थ्रू कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट इन inner mitochondrial membrane. Inner mitochondrial membrane. It occurs through complexes present in the inner mitochondrial membrane. ठीक है? बिठा दे। तो ETS कैसा दिखता है? क्वेश्चन वही चल रहा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ETS। ठीक है, अच्छा तो ETS थोड़ा ध्यान दें, तो ये मेम्ब्रेन के अंदर होता है कॉम्प्लेक्सेस। तो हम पहले माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन बना रहे हैं। ठीक है, कलर हेलो, हाँ बोलो। अभी हाँ आ जाओ। हाँ 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 ना, ठीक है ठीक है। अच्छा तो हम क्या कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन के अंदर होगा, तो एक मेम्ब्रेन बना रहे हैं। तो मेम्ब्रेन हमारी दिखेगी लाइक दिस, ठीक है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। और अभी हम ये जो मेम्ब्रेन बना रहे हैं ये इनर वाली मेम्ब्रेन है, आउटर वाली नहीं। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है, समझ आया? तो इनर मेम्ब्रेन जिसपे क्रिस्टे होता है तो वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। हम बोलते थे क्रिस्टे सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शंस। वो यही रिएक्शंस है जिसके लिए हमने उसका सरफेस एरिया बढ़ाया, क्योंकि ये सरफेस पे प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं और उनकी कुछ शेप्स ऐसे ऐसे बना रखी हैं, तो मैं भी ऐसे ही बना रहा हूँ जैसे NCERT ने बना रखी, ठीक है। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये थोड़ा लंबा जाएगा ये डायग्राम, ठीक है। अब इसके अंदर वाली साइड ये होती है मैट्रिक्स। ये क्या होता है? मैट्रिक्स। और इसके बाहर वाली साइड होती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे क्या होगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो वो इस डायग्राम में हमें कहाँ दिखेंगे? दो चीजें यहाँ पे। ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और दिस इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये कौन सा एरिया? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अंदर वाला रीजन क्या होगा? मैट्रिक्स। इसके अंदर वाला रीजन होगा हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये तीन चीजें समझ आई। ये वाली साइड ये है मैट्रिक्स, फिर ये मेम्ब्रेन है ये जो बनाया ब्लू ब्लू, और इसकी साइड वाली जगह क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये वाली बात समझ में? माइटोकॉन्ड्रिया में हम कहाँ पे हैं अभी? हाँ कृतिका, तू पूरा सिलेक्ट टॉपिक करती कैसे है? मतलब आधा टाइम तो तू 80% टाइम तो खो ही रहती है, फिर घर जाके क्या तुझे ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा भी था, या फिर फ्रेश होती है घर जाती?
कि वाओ क्लास हो आई, कोई दिमाग में बर्डन नहीं, क्योंकि 80% तो खोई रहती है, आज नहीं तो हर क्लास में खोई होती है। अच्छा, जैसे ही पढ़ाई शुरू करता हूँ दिमाग बंद फिर तब खुलता है जब मैं बोलना बंद होता हूँ। अच्छा इधर देखिए, तो यहाँ पे मैट्रिक्स में हम लेंगे NADH। अच्छा, जो क्रेब साइकिल थी वो कहाँ हो रही थी? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में हो रही थी? कहाँ पे? मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे हो रही थी क्रेब, तो क्रेब से आया था NADH। क्या आया था? NADH। वो NADH को ही तो हमें यूज करना था, तो NADH और H+ से NAD+ बना लेते हैं वापस। ठीक है, अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक NADH से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 का एक प्रोटीन है FMN, उसका पूरा नाम अभी हम कर लेंगे। ठीक है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN। FMN अभी तो मैं FMN बुक में भी FMN लिखा है, डिटेल में हम यहाँ पे लिख लेंगे कौन से क्या क्या किसका क्या फुल फॉर्म है। FMN इलेक्ट्रॉन लेता है और आयरन, और ये एक्चुअल में आयरन का और सल्फर का कॉम्प्लेक्स है, और इसके अंदर से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जाके एक कैरियर के पास जाता है, दैट इज कॉल्ड यूबिक्विनॉन कैरियर, जिसे हम लिखेंगे UQ। यूबिक्विनॉन, ये बस कैच एंड कैच खेल रहे हैं, और बॉल क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्चुअल में बस ये इलेक्ट्रॉन आया किससे था? NADH से। इसको कैच किसने किया? FMN ने। FMN ने इस इलेक्ट्रॉन को किसको दिया? यूबिक्विनॉन को, UQ को। ये वही इलेक्ट्रॉन UQ के पास आ गया। अब UQ जो है इसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, पर रिलीज करने के लिए इसे अपनी फॉर्म बदलनी पड़ेगी। ये यूबिक्विनॉन पहले गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो एक बार ये ऑक्सीडाइज होगा, दूसरी बार ये रिड्यूस होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन फाइनली पास ऑन करेगा कॉम्प्लेक्स 2 को, दैट इज आवर कॉम्प्लेक्स 3 को, दैट इज आवर ये कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पे है, यही कॉम्प्लेक्स 2 अभी नीचे आएगा, इसके नीचे बनाया है। ये कॉम्प्लेक्स 3 है, ये कैरियर्स है, ये कैरी कर रहे हैं। देखो ये क्या है? कॉम्प्लेक्सेस होते हैं प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं? एम्बेडेड। जो ये बीच में इधर उधर घूमने वाले हैं इनको कैरियर्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कैरियर चल फिर सकते हैं, पर कॉम्प्लेक्सेस चल फिर नहीं सकते हैं। तो ये फिक्स था कॉम्प्लेक्स 1। उसके बाद उसके पास कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 2 थोड़ा सा दूर है बस। ठीक है, तो अभी हमने कॉम्प्लेक्स 3 बनाया। कॉम्प्लेक्स 3 में एक्सेप्ट करने वाला इलेक्ट्रॉन को है साइटोक्रोम B। ऑलराइट, कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए वी हैव साइटोक्रोम B। साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B अगेन इलेक्ट्रॉन को आगे पास ऑन करता है, और साइटोक्रोम C के पास जाता है इलेक्ट्रॉन 5। इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर 3-4 ये कैरियर्स हैं। तो साइटोक्रोम्स अगेन एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है। फिर एक कैरियर आएगा अगेन, जो इससे इलेक्ट्रॉन ले जाए कॉम्प्लेक्स से और इधर से उधर ले जाए, वो यहाँ पे हमारा साइटोक्रोम C। ये सब चीज़ें बहुत ही अजीब हैं पहली बार के लिए, और वैसे भी अजीब रहेंगी, वैसे अगली बार भी करोगे तो भी। ठीक है, पर इसमें बस मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में समझाता हूँ, केमिस्ट्री में थोड़ा सा आसान तरीके से समझो। जैसे आयरन है, आयरन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, यस और नो?
लूज कर दिया। फिर आगे जाके कॉपर क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और वो क्या बन जाएगा। फिर कॉपर को इलेक्ट्रॉन लूज करना हो, अच्छा ये Fe3+, कॉपर को इलेक्ट्रॉन लूज करना हो तो कॉपर प्लस बाहर जाके फिर से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इट्स लाइक दिस, ये रिएक्शंस है। रिएक्शंस क्या है कि आयरन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा, Fe2+ Fe3+ बन गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया, कॉपर ने गेन किया। कॉपर 2+ से क्या बन गया, कॉपर प्लस, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। फिर कॉपर प्लस ने उसी इलेक्ट्रॉन को आगे, कॉपर प्लस ये था, कॉपर प्लस ने ये इलेक्ट्रॉन आगे दे दिया। तो ये तुम आयंस के फॉर्म में तो कर सकते हो दिमाग में, बस वही चीजें बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में हो रही है। मतलब इन सब के अंदर भी, जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, साइटोक्रोम के अंदर भी हमारा ये आयरन और कॉपर वगैरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिसमें से मेटल आयंस जो है इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज करते हैं। इस प्रोसेस का फायदा क्या है, प्रोसेस का ये फायदा, हमें इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है और सारे इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करना है, सो दैट एंड में O2 को दे दें। किसको दे दें, O2 को। तो O2 को देने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। इट्स लाइक कि ये सारे स्विगी के आदमी हैं और स्विगी क्या करता है, डिलीवरी करता है, पर सारा पैसा इकट्ठा करके कहाँ पे जाता है, स्विगी के हेडक्वार्टर में जाएगा। तो एंड में जो हेडक्वार्टर है वो ऑक्सीजन है, वो क्या है, ऑक्सीजन। अब ये अपनी अपनी डिलीवरी कर रहे हैं, ये डिलीवरी कर रहा है मॉडल टाउन में, ये कर रहा है पीतमपुरा में, ये कर रहा है आदर्श नगर में, ये अपनी अपनी डिलीवरी कर रहे हैं, पर एंड में सारे के सारे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा। पैसे की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सब कैरियर्स का अपना अपना काम है, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है, पर इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में जाएगी, वो है ऑक्सीजन की तरफ। किसकी तरफ जाएगी, ऑक्सीजन की तरफ। तो अब इन सबको तुम बस, पॉइंट इज दिस, ये नाम बड़े गंदे लिखे हैं इन्होंने, तो वो अब हम कुछ कर नहीं सकते कि साइटोक्रोम्स या यूबिक्विनॉन्स या इनका नाम नहीं बदल सकते, तो इसीलिए तुम्हें इन्हीं नाम की शॉर्ट फॉर्म्स में FMN वगैरह में याद करना होगा ये प्रोसेस, ठीक है। क्लियर ये पॉइंट। तो अब हाँ बोले सर, ये जो कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम C1 है, सब कैरियर्स हैं या फिर, मतलब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर के कैरियर हैं ये बोल सकते हैं, पर ये दे आर नॉट कैरियर, क्योंकि कैरियर वो होते हैं जो बाहर कर रहे हैं, तो वो अंदर के एजेंट है। ये दूसरा, ये साइटोक्रोम C कैरियर है, ये C1 था, C1 और C अलग है, ठीक है। तो C यहां पे कैरी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अभी यहां पर एक और कॉम्प्लेक्स आएगा, कॉम्प्लेक्स 2। हाँ, वो डिनोट तो ऐसे किया हमने। अब इस कॉम्प्लेक्स को हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स 2। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 2। तो कॉम्प्लेक्स 1 ये था, 3 ये था, इन सब के नाम भी एंड में करेंगे याद, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स 2 है। अब कॉम्प्लेक्स 2 ने इलेक्ट्रॉन किससे लिया, नहीं, इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया यूबिक्विनॉन को। किसको दिया, यूबिक्विनॉन। पहले लिया किससे, इसने लिया FADH2 से, ये लिखा ही, सक्सिनेट फ्यूमरेट। सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनाने वाला स्टेप कौन सा था, ये वाला। यहाँ पे सक्सिनेट के बीच में फ्यूमरेट बनता है, क्या बनता है, फ्यूमरेट, और फ्यूमरेट से बनेगा मैलिक एसिड, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या बना था, FADH2। तो यहीं पे कॉम्प्लेक्स 2 प्रेजेंट है। वो कह रहे कॉम्प्लेक्स 2 कहां पे प्रेजेंट है, जस्ट यहीं पे, सो दैट वो सक्सिनेट से फ्यूमरेट वाले स्टेप में जो FADH2 बन रहा है उसको ले सके। पर हम ये सब कॉम्प्लिकेट क्यों करें, हम इसको सिंपल ये ना लिख लें कि यहाँ पे आया FADH2, क्या आया, FADH2, और इसने बनाया क्या, FAD+H+, ठीक है। अच्छा, तो इस प्रोसेस में एक्चुअल में, क्योंकि ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये खुद FAD है, एक सेकेंड, ये कॉम्प्लेक्स खुद ही FAD है, तो इसलिए ऐसा किया है कि ये सक्सिनेट से फ्यूमरेट वाले स्टेप पे आ रहा है, ठीक है। और FAD ने इलेक्ट्रॉन फिर से इंटरनल कैरियर को दिया और इसने एक्सटर्नल कैरियर को दिया, और एक्सटर्नल कैरियर अगेन UQ है,
UQ। ठीक है, UQ क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन को लेते लेते UQH2 क्या बनता है, इसको छोटा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा यहां पे बनेगा UQ। जैसे UQ ने इलेक्ट्रॉन कैरी करके फिर किस फॉर्म में गया था वो, UQH2, और UQH2 अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, साइटोक्रोम B को। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से आए, एक हमें NADH को करना था से इलेक्ट्रॉन चाहिए था, और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमें किससे चाहिए था, FADH2 से। और ये दोनों के दोनों क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं, साइटोक्रोम B को। कौन से कैरियर के थ्रू जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन, UQ, यूबिक्विनॉन कैरियर के थ्रू। ठीक है, तो कैसा लग रहा है ये चैप्टर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा नोट कर लिया यहां तक। सर ये वाला पार्ट समझ नहीं आया कि FAD कॉम्प्लेक्स है। FAD खुद ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब वो एक मॉलिक्यूल नहीं है NADH की तरह, तो वो कॉम्प्लेक्स है, तो दैट मीन्स वो मेम्ब्रेन के अंदर ही रहेगा। तो जो ये क्रेब्स साइकिल हो रही है वो इस मेम्ब्रेन के जस्ट पास में होगी। हाँ, है तो रिड्यूसिंग एजेंट FAD, पर ये फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स है, मतलब जैसे NADH2 होता है वैसे ही है, बस ये एक फिक्स्ड शेप जगह पे रहता है। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। सर ये वाला FAD जो है वो H4 एक्सट्रैक्ट करके FADH2 बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। हाँ, एक्चुअल में हुआ क्या, सक्सिनेट फिमरेट से आया H+, इससे H+ आया, तो FAD बनेगा FADH2 बाय टेकिंग इन इलेक्ट्रॉन एज वेल, और वही इलेक्ट्रॉन को ये पास करके फिर से FAD बन जाएगा। मतलब इट्स लाइक दिस, FADH2 बनेगा और FADH2 FAD बनेगा। इस प्रोसेस में ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इधर इलेक्ट्रॉन वो क्या कर देता है, लूज। पर ये सब कुछ इसी कॉम्प्लेक्स 3 में हो रहा है, तो मिटा दूं, यहां तक समझ आया। अभी इलेक्ट्रॉन गया कहां, अब इस पूरी मेज को सॉल्व करके बताओ इलेक्ट्रॉन अभी किसके पास है फाइनली, साइटोक्रोम C। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन किसके पास हैं, साइटोक्रोम C। क्यों, क्योंकि ऊपर से भी जो इलेक्ट्रॉन आया था वो भी UQ से साइटोक्रोम B पे पहुंचा, जो नीचे से इलेक्ट्रॉन आया था वो भी साइटोक्रोम B पे पहुंचा, साइटोक्रोम B से ये साइटोक्रोम C पे चला गया। किस पे चला गया, साइटोक्रोम। सारे के सारा पैसा किसके पास है, साइटोक्रोम C के पास। ठीक है, हमें किस तक पहुंचाना है, ऑक्सीजन तक। ठीक है, और ये फाइनल स्टेप्स कॉम्प्लेक्स 4 में होगा कुछ। तो साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, डायग्राम बड़ा होता जा रहा है, और जाएंगे हम कॉम्प्लेक्स 4 पे। कॉम्प्लेक्स 4 C1 से C, ये इलेक्ट्रॉन ये वही है, साइटोक्रोम C यहां से ट्रैवल करके यहाँ आ रहा है क्योंकि कैरियर है। इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन पहुंचा किस पे, कॉम्प्लेक्स 4 पे। कॉम्प्लेक्स 4 कॉपर का है, तो इस बार कॉपर का एक एटम है, कॉपर Cu। ठीक है, CuA अगेन इन सबको साइटोक्रोम A1 बनाएगा, साइटोक्रोम A1 से साइटोक्रोम A3 पे जाएगा, साइटोक्रोम A3 से CuB पे जाएगा, कॉपर का B कॉम्प्लेक्स। अब फाइनली ये इलेक्ट्रॉन पास ऑन किया जाएगा O2 को। किसको, O2। तो O2 आएगा H+ को ढूंढकर
हाफ O2 इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा और क्या बना देगा H2। तो पानी तो बन गया। साइटोक्रोम A1 से A3 और CuB, जैसे CuA था, ये कॉम्प्लेक्स का नाम है CuA। ठीक है, यहाँ पे अब इस सब प्रोसेस में ATP तो बना ही नहीं। ठीक है, हमें करना क्या था ATP बनाना था। तो ATP बनाने के लिए हम ज़रा H+ को ट्रैक करेंगे। यहाँ तक नोट कर लिया? क्योंकि तुम्हें याद होगा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में भी एक पंप प्रेजेंट था जिसे बोलते हैं ATP सिंथेस पंप। और ATP सिंथेस पंप हमारा कॉम्प्लेक्स 5 बोल सकते हैं उसको, वो यहाँ पर उसमें बुक में अभी मेंशन नहीं है, पर वैसे कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं। यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं, एक नीचे लिखा है, तो इसे कॉम्प्लेक्स 5 बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 इज ATP सिंथेस पंप, जहाँ पे F0 और F1 2 पार्ट होते हैं इसके। F1 एक चैनल बनाता था, F0 एक चैनल बनाता था, और F1 में हमारा एंजाइम प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं ATP सिंथेस एंजाइम। इस पूरे स्ट्रक्चर को ATP सिंथेस पंप बोल सकते हैं। ये ADP और PI को यूज करता है, तो क्या बनाता है ATP। पर इलेक्ट्रॉन तो जा चुके थे, तो ये कौन सी एनर्जी को यूज करके ATP बना रहा है? कोई एनर्जी है यहाँ? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो चले गए। तो ATP सिंथेस पंप तभी काम करेगा जब हमारे पास कोई चीज़ हो पैसा बनाने के लिए। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई भी चीज़ इकट्ठी हो रही है, तुम्हारे पास आम का पेड़ है, तुम आम इकट्ठा कर लो और आम बेच दो तो पैसा आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारे पास पानी है, पानी इकट्ठा हो रहा है, तो पानी को डैम में भर लो और पानी से बिजली प्रोड्यूस करा दो तो पैसा आ जाएगा। जो भी चीज़ तुम्हारे पास ज़्यादा है उससे तुम क्या कर सकते हो? पैसा बना सकते हो, जो भी तुम्हारे पास आ रहा है। अभी हमारे पास क्या आ रहा है इस सब प्रोसेस में? इलेक्ट्रॉन तो चले गया, ये सब कहानी से इलेक्ट्रॉन तो चला गया, फिर ATP किससे बनेगा? मतलब ATP बनने के लिए इट्स लाइक यहाँ पे एक टरबाइन है, ATP सिंथेस पंप। टरबाइन को घुमाने के लिए विंड या वाटर या कुछ तो चाहिए, तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये करने के लिए हम ध्यान देंगे कि H+ का क्या होता है। मैट्रिक्स में बहुत सारा H+ होता है, H+ यहाँ पे क्या है? ज़्यादा। ठीक है, अच्छा चलो ये सब नहीं, और ये भी हटा दो, ये भी यहाँ पे नहीं था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में जो कॉम्प्लेक्स 1 है, जब NADH को NAD+ बनाता है तो वो 4 H+ को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में छोड़ देता है। कहाँ पे छोड़ देता है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। जो कॉम्प्लेक्स यूबिक्विनॉन के 2 हाइड्रोजन और यूबिक्विनॉन के 2 हाइड्रोजन है, इन दोनों हाइड्रोजन को कॉम्प्लेक्स 3 4 हाइड्रोजन बनाता है और वो भी कॉम्प्लेक्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में छोड़ देता है। दैट मीन्स यूबिक्विनॉन H2 में से यूबिक्विनॉन बनने के लिए 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, वो 2 हाइड्रोजन मिलके कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हाइड्रोजन। वो 4 हाइड्रोजन बाहर जाएंगे। अच्छा, वाटर के अंदर, वाटर में तो 2H+ H2O बना दिया, पर ये कॉम्प्लेक्स 4 भी पंप करता है, इधर से हाइड्रोजन लेता है मैट्रिक्स से और 2 हाइड्रोजन को इधर पंप कर देता है। फाइनली होता क्या है, ये सारे के सारे हाइड्रोजन हाई कंसेंट्रेशन में हो जाते हैं। ये क्या हो गए? अब तुम्हारे पास पानी इकट्ठा हो गया, तुम्हें बस टरबाइन घुमाना है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे? दरवाजे खोल दोगे, और वो दरवाजा है हमारा F0। क्या है? F0। ये सारे H+ को वापस से कहाँ पे लाया जाता है? मैट्रिक्स में। और इस एनर्जी को यूज करके, जो ये H+ बढ़ते जा रहे हैं, H+ की एनर्जी को यूज करके हम ATP बनाएंगे। तो ATP कुछ इस तरीके से जनरेट होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी दे रखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाली साइड पॉजिटिव होती है और ये वाली साइड नेगेटिव होती है, क्योंकि यहाँ पे H+ ज़्यादा है, उस साइड पे H+ कम है। तो अब इसको कुछ फुल फॉर्म्स रह गई इसकी, और फिर हम कंप्लीट करते हैं चैप्टर। तो इसको वर्ड्स में लिखना तुम्हें है, वैसे तुम्हें मेन डायग्राम बनाना होता है।
बाकी सब चीज़ें तुम अपने वर्ड्स में तुम खुद ही बोल सकते हो। ये कॉम्प्लेक्स 1 ने ये किया, कॉम्प्लेक्स 2 ने ये किया, फिर ये गेन करके इसको पास ऑन किया। तो ज़रा इनके नाम लिख लेते हैं, बस क्रेडिट्स दे देते हैं, पिक्चर खत्म होगी। कॉम्प्लेक्स 1 को बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स 1 का क्या नाम है? डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स 2 का क्या नाम है? साइटोक्रोम, नहीं कॉम्प्लेक्स 3 आया, कॉम्प्लेक्स